ぱい吸わせてやる。親父を燃やしば呪ってるこの男も。すげえ力が溢れてる。これならクセ男。तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम है मोमो अयासे, वो अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा है क्योंकि वो उसके साथ डेट पर तभी जाएगा अगर वो उसे कुछ पैसे उधार देगी, लेकिन वो पैसे नहीं मांगेगा सिर्फ एक शर्त पर, अगर वो ओयो चलने के लिए राजी हो जाती है तो। लेकिन ओयो के पैसे मोमो को ही देने होंगे, लेकिन मोमो है संस्कारी इसीलिए वो अपनी लात घुमाती है और उस पर दे मारती है। पर लौंडा भी हरामी है, वो उसके अटैक को रोक लेता है और पेट में लात मारकर उससे ब्रेकअप करके निकल जाता है। ब्रेकअप के गम में डूबी मोमो अपने दोस्तों के साथ गम बांट रही है, जहाँ वो दोनों से टीज करती है कि ये तो एक दिन होना ही था। आखिर उसने उसमें देखा क्या? सिर्फ एक सिंगल वजह जो उसे उस लड़के में पसंद आई थी वो ये थी कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की तरह लगता था। इसका मतलब है कि वो केन ताकाकुरा की बहुत बड़ी फैन है। मोमो ऑफ देवदास की तरह हॉल में मंडराने लगती है कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसे उसके क्लासमेट बुली कर रहे थे। अब मोमो ठहरी राउडी, उसे लगता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो बिगड़ैल लड़के पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब है कि मोमो की राउडीगिरी के चर्चे पूरे स्कूल में हैं। इतना करने के बाद मोमो बाहर आ जाती है और फिर से देवदास बन जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, वो उसे बार बार पुकार रहा था। ये वही लड़का था जिसे मोमो ने अभी अभी बुली से बचाया है। वो पास आता है और शर्माते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना कोई मेरे जैसे लड़के के पास आकर क्यों बैठेगा और मदद करेगा। मोमो समझाती है कि ऐसा नहीं है। फिर वो उसे यूएफओ और यूएपी और एलियन की बातें बताने लगता है और कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट मंगल ग्रह पर जा चुके हैं और तो और अमेरिका ने भी एलियंस के वजूद को एक्सेप्ट किया है, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी ही तरह इन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। पर मोमो साफ साफ मना कर देती है कि वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उसकी एलियन वेलियन की विकिपीडिया का ज्ञान सुन के मोमो, जिसका अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ है, उसका और दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि उसे यूएफओ और एलियन जैसी चीजों में विश्वास तो नहीं है, पर वो भूत वगैरह में विश्वास रखती है। ये सुन के वो उल्टा उसका मजाक बनाता है और हंसता है कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये देख मोमो को और भी गुस्सा आ जाता है और कहती है, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मोमो अपनी दादी के बारे में भी बताती है कि वो तांत्रिक हैं और उसे पूरा विश्वास है कि भूत होते हैं। दोनों में भूतों और एलियन की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। मोमो उसे साबित करेगी कि एलियन वेलियन नहीं होती और वो उसे साबित करेगा कि भूत थोड़ी होते हैं। अब रात के वक्त मोमो और वो लड़का जिसका मोमो निक नेम ओकारुन रखती है निकल पड़ते हैं एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए और एक दूसरे की बताई जगह पहुंच जाते हैं। मोमो नागी नाम के एक सुनसान पड़े हॉस्पिटल में आ जाती है जिसमें ओकारुन के अकॉर्डिंग अक्सर एलियन देखने को मिलते हैं, और खुद ओकारुन एक ऐसी टनल में आ जाता है जहां माना जाता है कि तूफानी दादी की घोस्ट रहती है। खैर फोन पर दोनों बातें कर रहे होते हैं जहां मोमो अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि कैसे वो अपनी दादी से नफरत करती थी क्योंकि उनके तांत्रिक होने की वजह से उसके स्कूल के बच्चे उसका और उसकी दादी का मजाक बनाया करते थे, और उससे भी बढ़कर एक लड़का जिसे वो पसंद करती थी वो तक उसका मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन समय के साथ साथ उसने जाना कि उसे अपनी दादी से तो कभी नफरत थी ही नहीं, उसे बस बुरा लगता था क्योंकि इससे सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसकी दादी का भी मजाक उड़ता था। पर फिर उसने अपनी दादी की अहमियत और उनके काम को पहचाना और तभी से वो भूतों में विश्वास रखती है। इधर ओकारुन को कुछ तो अजीब महसूस होता है। उसके सामने थी तूफानी दादी की घोस्ट जो उसके सामने एक ऑफर रखती है कि तू मेरे नींबू चूस ले और मैं तेरा लौड़े। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यही ऑफर देती है तूफानी दादी ओकारुन को। ये नजारा देखकर वो बहुत डर जाता है और टनल से बाहर की तरफ भागता है, ये कहते हुए कि ये सच नहीं हो सकता। तभी दूसरी तरफ से फोन पर मोमो आगाह करती है कि वो तूफानी दादी से भागने की कोशिश ना करे क्योंकि अगर तूफानी दादी उसे पकड़ लेती है और उससे भागने की रेस में जीत जाती है तो वो श्रापित हो जाएगा, यानी कि कर्स्ड हो जाएगा। इसके बाद देखते ही देखते तूफानी दादी ओकारुन के करीब पहुंच जाती है और इसी के साथ मोमो और ओकारुन के बीच कॉल कट जाता है। मोमो से बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करती है, पर अचानक से वो अपने सामने तीन अजीब से दिखने वाले लोगों को पाती है जो हॉलवे में डरावनी सी स्माइल के साथ खड़े थे। वो उनसे भागने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है और वो तीन लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब मोमो को होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है, वो भी सिर्फ अंडरवेयर और ब्रा के साथ क्योंकि उन लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। वो तीन लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं, हम सर्पोइयंस हैं और हम एक दूसरे प्लेनेट सर्पो से आए हैं, और क्योंकि हमारी स्पीशीज के पास बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं है तो हम क्लोन बनाने की टेक्नोलॉजी से अपने जैसे लोग बनाते हैं और अब तक सरवाइव कर रहे हैं, पर अब हम इंसानों की बच्चा पैदा करने की एबिलिटी को लेने आए हैं। इसके बाद उनमें से एक एलियन एक मैकेनिकल डिवाइस यानी कि अपना बनाना बाहर निकालता है और कहता है, अब हम तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे, इसके बाद हम तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और तुम्हारा वो वाला पार्ट भी निकाल लेंगे रिसर्च के लिए। इसे सुनकर मोमो पूरी तरह से हैरान रह जाती है और कहती है कि नहीं, वो अपनी वर्जिनिटी किसी एलियन के साथ लूज नहीं करना चाहती। इसका मतलब था कि मोमो अभी
तक वर्जिन थी, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती थी जो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की तरह लगता हो। लेकिन वो एलियन अपनी साइकिक पावर से मोमो को उत्तेजित करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मोमो का फोन रिंग करने लगता है। उनमें से एक सर्पो फोन को उठाता है और उसमें से ओकारुन बाहर आने लगता है, जिस पर तूफानी दादी ने कंट्रोल कर रखा था, यानी कि वो पूरी तरह से श्रापित हो चुका था। ओकारुन को फोन से निकलते देख दूसरा सर्पो कहता है, वाह, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास तक नहीं है। खैर ओकारुन बाहर निकलते ही एक एलियन को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद बाकी के 2 एलियंस भी अपनी रियल फॉर्म में उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ओकारुन दूसरे एलियन को भी मार गिराता है। अब बचा था तीसरा। वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो अपने पावरफुल अटैक से ओकारुन को दूर फेंक देता है। अचानक ओकारुन के यहाँ आ जाने से एलियंस का काम खराब हो गया था, इसीलिए वो ओकारुन को उसका बनाना उसके हवाले करने के लिए कहता है। ओकारुन को उन्हें अपना बनाना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो इतने समय से एलियंस को देखना चाहता था। उसने सोचा था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, एलियंस उसके दोस्त बनेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान की तरफ देखकर यूएफओ को बुलाता था। बार बार सैकड़ों बार उसने हताश बच्चों की तरह आसमान की तरफ देखा और कहा। खैर क्लास में आज मोमो उसकी मदद के लिए खड़ी हुई तो वो एलियन को धमकाता है कि मोमो को कुछ ना हो, लेकिन उस एलियन को ओकारुन जो कि एक मेल है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे अपनी स्पीशीज की मदद के लिए लड़की चाहिए और मोमो को फिर से उत्तेजित करना शुरू कर देता है। और हम मोमो के फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां उसकी दादी उसे बताती है कि वो कैसे अपनी कैद हुई ऊर्जा को बाहर निकाल सकती है। इसके बाद बुरी चीजें दूर भाग जाएंगी। इसी के साथ मोमो की टेलेकिनेसिस पावर जाग जाती है और उस एलियन की टेलेकिनेसिस पावर का असर मोमो पर नहीं हो रहा था। ये देखकर ओकारुन खुद भी हैरान था और मोमो से पूछता है कि क्या तुम साइकिक पावर यूज कर सकती हो, पर मोमो खुद अपनी नई पावर से हैरान थी। इसके बाद वो उस आखिरी बचे एलियन को एक जोर की लात मारती है, जिससे वो दीवार के पार जा गिरता है, जिससे फंक्शनैलिटी खराब हो जाने से एलियंस का यूएफओ दिखने लग जाता है और मोमो रियलाइज करती है कि वो तब से लेकर एक यूएफओ के अंदर थे और इससे पहले कि ये तबाह हो जाए इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओकारुन अभी भी तूफानी दादी के कंट्रोल में था और वो मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपनी नई साइकिक पावर की मदद से तूफानी दादी को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। पर ओकारुन के ऊपर अभी भी श्राप लगा हुआ था। इस पर तूफानी दादी बताती है कि उसके पास अभी भी ओकारुन का बनाना है और अगर उन्हें उसका बनाना वापस चाहिए तो उन्हें वापस उसके टनल में आना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूएफओ हॉस्पिटल से होता हुआ हाईवे पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद मोमो और ओकारुन किसी तरह सही सलामत निकल आते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे की बातों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ओकारुन भूतों पर और मोमो एलियंस में विश्वास करने लगी है। ओकारुन कहता है कि वो टर्बो ग्रैनी की टनल में अकेला जाएगा अपना बनाना वापस लेने, क्योंकि ये उसी की ही गलती है कि उसने मोमो का विश्वास नहीं किया। ओकारुन अपने कपड़े मोमो को देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोमो कहती है कि इतना कुछ अजीब देखने के बाद वो उसे अकेले वहाँ जाने नहीं दे सकती और कपड़े वापस पहनने के लिए कहती है। फिर वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिस दौरान अनजाने में ओकारुन कुछ फिल्मी डायलॉग मारता है, जैसे कि उसे बुरा लगेगा अगर वो कुछ कपड़े नहीं पहनेगी तो। ये सुन मोमो का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अभी अभी ओकारुन ने जाने अनजाने में उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा का डायलॉग मारा था। वो अपने आप को काम डाउन करती है और उससे उसका नाम पूछती है और वो जवाब में कहता है केन ताकाकुरा। जब ओकारुन मोमो को बताता है कि मेरा नाम केन ताकाकुरा है तो मोमो ये मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि केन ताकाकुरा नाम सुनकर उसे कुछ होता है, जिस चक्कर में वो ओकारुन से अपना कंट्रोल खो देती है और ओकारुन पर तूफानी दादी अपना कंट्रोल लेने लगती है। मोमो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और ओकारुन को फिर से काबू में लाती है। इसके बाद मोमो कहती है कि तुम वो नाम मेरे सामने कभी नहीं लोगे और मैं भी तुम्हें केन नाम से नहीं पुकारूंगी, बल्कि मैं तुम्हें ओकारुन ही कहकर बुलाऊंगी। बेचारा केन दबंग लड़की के सामने कर भी कह सकता था, इसीलिए वो इस चीज के लिए मान जाता है। अब रास्ते में मोमो उसे बार बार परेशान कर रही थी, जिस वजह से ओकारुन नर्वस होकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। खैर वो इस चीज के लिए माफी भी मांगता है। अब सुबह हो चुकी थी और मोमो को लग रहा था कि अब तूफानी दादी ओकारुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि भूत लोग अक्सर रात के वक्त ही ताकतवर होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को फिर से तूफानी दादी के पास जाकर ओकारुन को बनाना वापस लाना था, इसीलिए मोमो ओकारुन को पहले अपने घर चलने के लिए इन्वाइट करती है, क्योंकि इस हालत में उसका घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं मोमो के घर के सामने, जहां पर एक बड़ा सा गेट था, लेकिन ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है वो जलने लगता है। इसके बाद मोमो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पास की ही नदी में फेंक देती है और देखने पर पता चलता है कि इस गेट पर एक तालिस्मान लगा हुआ था, ताकि कोई भी इविल स्पिरिट उनके घर के अंदर ना आ सके। मोमो उस तालिस्मान को हटा देती है ताकि ओकारुन घर के अंदर सही सलामत आ सके। डरते डरते ओकारुन घर के अंदर आ जाता है। मोमो अपनी दादी को पुकारती है जो अभी यहाँ नहीं थी, इसीलिए वो दोनों मोमो के रूम में चले जाते हैं। अब मोमो
मोमो को कपड़े बदलने थे, इसीलिए वो ओकारुन से बाहर रुकने के लिए कहती है। लेकिन इस दौरान मोमो जैसे ही ओकारुन के ऊपर से अपना कंट्रोल हटाती है, ओकारुन पर फिर से तूफानी दादी कंट्रोल लेने लगती है। इसका मतलब ये था कि तूफानी दादी दिन के होने के बावजूद भी उस पर कंट्रोल कर सकती थी। मोमो कपड़े चेंज कर लेती है, जिसके बाद वो ओकारुन को याद दिलाती है कि उसे एक बार अपना बनाना चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि तूफानी दादी के मुताबिक उसके पास अब उसका बनाना नहीं है। और जैसे ही ओकारुन अपनी पैंट के अंदर अपना बनाना चेक करता है तो वहाँ पर उसका बनाना नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन मोमो उसके मजे लेते हुए कहती है कि उसे भी देखना है कि क्या सच में उसका बनाना गायब है भी या नहीं। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और मोमो भी कहती है कि उसे उसकी कोई एलियन और यूएफओ की बातों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो ही उसके पास वो बकवास कहानी लेकर आया था। ओकारुन कहता है कि उसे लगा कि मोमो भी यूएफओ और एलियन वगैरह की कहानियों में इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की ताकि वो दोस्त बन सके, और क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है तो वो उसकी पहली दोस्त बन सकती थी। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इस पर मोमो कहती है कि गलती उसी की है, क्योंकि वो लोगों को अपने पास ही नहीं आने देता और उनसे दूरी बनाए रखता है, इसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। खैर, दोनों इमोशनल वे में बातें शेयर करने लगते हैं, लेकिन मामला कुछ ज्यादा इमोशनल ना हो जाए, इसीलिए ओकारुन मोमो का फिर से मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। लेकिन फिर उन्हें डोरबेल सुनाई देती है। ओकारुन को लगता है कि शायद उसकी दादी वापस आ गई हैं, लेकिन मोमो बताती है कि उनके घर में 2 डोरबेल्स हैं, जिनमें से एक इंसानों के लिए और एक इविल स्पिरिट्स के लिए। तभी उसकी नजर उसी तलिस्मान पर जाती है जो उनके गेट पर लगा हुआ था, और रियलाइज करती है कि वो इविल स्पिरिट इसी वजह से इनके घर में घुस आई है। दरवाजे के बाहर कोई इविल स्पिरिट खड़ी थी। ये दोनों पीछे के रास्ते से जाकर इस तलिस्मान को वापस लगाने का फैसला करते हैं, पर ओकारुन सोचता है कि अगर ऐसा किया तो शायद वो फिर से जल सकता है। मोमो उसे सजेस्ट करती है कि वो घर के बॉर्डर से बाहर सही टाइम पर निकल जाए, लेकिन देखते ही देखते घर के चारों तरफ एक दीवार बन जाती है, जिसे देख मोमो उस तालिस्मान को गेट पर जल्द से जल्द लगाने का फैसला करती है। पर ओकारुन बताता है कि अब वो ये नहीं कर सकेगी, क्योंकि गेट का आधा हिस्सा दीवार के अंदर था। तभी इन दोनों की नाक से खून निकलने लगता है और दोनों समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। इनके सामने वो इविल स्पिरिट आती है और कहती है, तुम लोग इविल हो, तुमने प्रॉमिस को तोड़ा है। इसके बाद इन पर एक थंडर क्लैप अटैक करता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, और वो इविल स्पिरिट इनके पीछे पड़ी थी। वो इविल स्पिरिट उनसे उनका बनाना मांगती है। ये सुनकर मोमो थोड़ी हैरान थी और ओकारुन से पूछती है कि क्या उसके पास एक और बनाना है, जिस पर ओकारुन बताता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि वो कोई इविल स्पिरिट है, और उसके कॉलर को देखकर लगता है कि वो एक एलियन है, जिसे फ्लैटवुड मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो अमेरिका के फ्लैटवुड टाउन में देखा गया था, और इसके बाद जापान के यामानाशी शहर में। इन एलियंस की हाइट 3 मीटर होती है। पर मोमो को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो डोरबेल बजी थी उसे सिर्फ इविल स्पिरिट ही बजा सकती हैं। इस पर ओकारुन कहता है कि कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग एलियंस और भूतों में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जो इंसानों की समझ के परे हैं। वो एलियन अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ था और उन्हें जल्द ही कोई ना कोई तरीका सोचना था। इस चीज से लड़ने के लिए मोमो अपनी नई साइकिक पावर को यूज करना तो चाहती थी, पर ऐसा करने पर वो ओकारुन से कंट्रोल खो सकती है। लेकिन ओकारुन को एक आइडिया आता है कि अगर मोमो सिर्फ उसके दिमाग को कंट्रोल में रखे तो वो शायद तूफानी दादी की पावर का इस्तेमाल करके उस एलियन को हरा सकता है। मोमो ऐसा करती है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एलियन इन पर अटैक करता है और ओकारुन एक बैडास एंट्री के साथ अटैक को डॉज कर लेता है। ओकारुन कहता है, मेरी बॉडी में तूफानी दादी की पावर बिजली की तरह दौड़ रही है, पर मैं साथ ही डिप्रेस भी फील कर रहा हूँ। इसलिए मोमो उसकी सुस्ती उतार के उस एलियन की चिंता करने के लिए कहती है। ओकारुन एलियन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एलियन फिर से अपना फेवरेट थंडर क्लैप अटैक मारता है, पर तूफानी दादी के रिफ्लेक्स से वो ये अटैक डॉज करता हुआ उसकी एक हाथ की फिंगर्स को स्लाइस कर देता है, जिसे देखकर मोमो भी हैरान है। वो एलियन फिर से अटैक करने के लिए तैयार था, पर ओकारुन की बॉडी तूफानी दादी की पावर्स को झेल नहीं पाती और मुंह से ब्लड थ्रो करने लगता है। एलियन ये देख उसकी चटनी बनाने लगता है और मोमो उसे खींच लेती है। ओकारुन बताता है कि उसकी बॉडी टर्बो ग्रैनी की पावर्स को नहीं सह पा रही, इसीलिए शायद वो भी ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब था कि वो इस चीज से अब कैसे निपटने वाले हैं कुछ पता नहीं। मोमो फिर उस एलियन के मूव्स को रीड करती है और पाती है कि वो सूमो स्टाइल में फाइट कर रहा है, और ओकारुन से कहती है कि सूमो रेसलिंग के अकॉर्डिंग अगर वो लोग उसके एक हाथ को जमीन से टच कर दें तो वो ये गेम जीत सकते हैं, और शायद फिर ये चीज इनका पीछा छोड़ दे। मोमो फिर से ओकारुन की ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती है और उससे सीधा उसके लेग्स पर अटैक करने की एडवाइस देती है। ओकारुन सीधे उसके लेग्स पर अटैक करके उन्हें स्लाइस कर देता है। इसके बाद मोमो अपनी पावर से उसके हाथ को जमीन से टच कर देती है। इसके बाद उसका हाथ मेल्ट होने लगता है। दोनों जीत की खुशियां मनाने लगते हैं कि वो शायद हार गया, पर उस एलियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बॉडी को फिर से जनरेट करके सीधा मोमो पर अटैक करता है। मोमो नॉक हो जाती है, जिससे ओकारुन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन मोमो उसे फिर से कंट्रोल में लाती है और एलियन से कहती है कि ये तो
गलत बात है, तुम हार गए थे, ऐसा करके तुम चीटिंग कर रहे हो। पर उस एलियन को इस चीटिंग वीटिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार मोमो पर अटैक स्पैम करने लगता है। मोमो भी उसके अटैक्स को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एलियन ने अटैक कर करके उस बड़े गेट वाली जगह पर अच्छा खासा गड्ढा कर दिया था और मोमो को मौका मिल जाता है वो तालिस्मान यूज करने का। वो ओकारुन और उस तालिस्मान को टेलीकिनेसिस की मदद से पुल करती है और जैसे ही तालिस्मान को गेट पर लगाती है वो एलियन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब वो दोनों आंखें खोलते हैं तब सब नॉर्मल हो चुका था। एलियन से लड़ने के बाद मोमो को चक्कर आने लगती है और वो गिर जाती है, जिसके बाद तूफानी दादी मोमो को फिर से कर्स्ड करने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और देखते ही देखते कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम सेंटा डोडोरिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक शो पर होती है, जो एक आइडल के बारे में सारी प्रेडिक्शन गलत बताती है, जैसे कि 27 की उम्र, बाल बच्चों वाला और उसे करीब पसंद है। और वो आइडल सब चीजों को गलत बताते हुए कहता है कि वो बस 20 साल का है, कवारा है, अकेला रहता है और उसे रामेन पसंद है। इसके बाद सेंटा सीधे टैक्सी पकड़ के घर की तरफ निकल जाती है। ड्राइवर उसे पहचान जाता है और कहता है कि उसने उसे टीवी पर देखा है, क्या सच में उसके पास पावर्स हैं भी? सेंटा उसे रोक देती है और वापस जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए यहाँ से चला जा वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है। इधर वो कारुन पर ठरकी बुढ़िया की स्पिरिट ने पूरी तरह से काबू कर लिया है और जो मोमो के साथ अब वो कर रहा है उसे देखकर ये भी समझ आता है कि उसके इरादे नेक नहीं है। तभी उसकी तरफ एक ईंट कील के साथ आती है जिससे वो पास ही की नदी में फिर से जा गिरता है। सेंटा कहती है, लगता है मेरी पोती फिर से एक नई मुसीबत को साथ ले आई है और वो भी एक इविल स्पिरिट। क्या मुसीबत है। तभी टर्बो ग्रैनी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सेंटा की उस ट्रैप में फंस जाती है जो उसने पहले ही सेट करके रखा था। टर्बो ग्रैनी उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती। सेंटा एक्सप्लेन करती है कि जो नेल यानी कि कील उसके सर्कल के बाहर है, उससे सर्कल के बाहर का एरिया प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया है और जिस सर्कल में वो खुद खड़ी है उसके अंदर लगे हुए नेल से उसके अंदर का एरिया प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया है। उसके बाद वो उसके पास आकर उसे अपने बैट से पीटना शुरू कर देती है। टर्बो ग्रैनी उसे वार्निंग देती है कि अगर तूने मुझे मार दिया तो जिस लड़के की बॉडी पर मैंने कब्जा कर रखा है वो भी मारा जाएगा। इस पर सेंटा कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसे अपनी पोती को बचाने के लिए इंसान को भी मारना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद वो एक और बैरियर बना के उसके अंदर कील ठोक देती है और पहले वाले बैरियर को मिटा देती है जिससे टर्बो ग्रैनी जलने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, मोमो जाग जाती है और सबसे पहले जाकर ओकारुन को ढूंढने लगती है। वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या उसने किसी चश्मिश लड़के को देखा है, जिस पर वो मना कर देती है और पूछती है कि क्या तुम किसी हॉन्टेड इलाके में गई थी। इस पर मोमो कहती है कि एक दोस्त वहां गया था क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे को गलत साबित करना था। मोमो फिर से ओकारुन के बारे में पूछती है जिस पर सेंटा कहती है कि अगर तुम इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैं उसे मार चुकी हूँ, पर शायद ये बात तुम्हें झूठ लग रही होगी क्योंकि तुम्हें यही लगता है कि मैं एक नकली स्पिरिट मीडियम हूँ। अब क्योंकि मोमो ने इविल स्पिरिट के साथ साथ यूएफओ और एलियंस तक देख लिए थे, इसीलिए वो उस पर बिलीव ना करने के लिए माफी मांगती है और फिर से ओकारुन के बारे में पूछती है। इस पर वो उसे घर के बाहर श्राइन में चेक करने के लिए कहती है। मोमो डरी हुई थी कि ओकारुन ठीक भी होगा या नहीं, पर जैसे ही वो श्राइन का दरवाजा खोलती है ओकारुन खाना खा रहा था। ओकारुन भी उसे देखकर खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसने टर्बो ग्रैनी बनकर उसे नुकसान पहुंचा दिया। मोमो उसे वापस बंद कर देती है। तभी यहाँ उसकी दादी आ जाती है और पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। इस पर मोमो उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद मोमो अपनी दादी को यह भी बताती है कि उसके पास अब साइकिक पावर्स भी हैं और उसे ये पावर्स एक यूएफओ साइट पर मिली। इस पर सेंटा कहती है कि यूएफओ नहीं होते। पहले आप लोग समझ सकते हो कि मोमो ऐसी क्यों है। खैर आगे वो उसे ये भी एक्सप्लेन करती है कि वो ही अपनी पावर से ओकारुन को कंट्रोल में रख सकती है जब तक कि वो लोग टर्बो ग्रैनी से उसका बनाना वापस नहीं ले आते। टर्बो ग्रैनी का नाम सुनकर सेंटा बताती है कि तुम लोगों ने किसी आम एविल स्पिरिट से पंगा नहीं लिया है। उससे पहले 100 किलो ग्रैनी कहा जाता था जिसने ऑल ओवर जापान में आतंक मचा रखा था और जब मैं उसकी टनल के पास गई तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर का एहसास हुआ। इसकी वजह यह है कि टर्बो ग्रैनी उन स्पिरिट में से आती है जिनके इलाके होते हैं और वो टनल उसका इलाका है जहाँ वो सबसे ताकतवर है। मोमो सेंटा से हेल्प मांगती है पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसका इलाका मेरे इलाके से बाहर है। सेंटा के मुताबिक हर इलाके के अपने गॉड्स होते हैं और इस इलाके के गॉड्स की मदद से ही सेंटा अपनी पावर्स यूज कर पाती है जो इस इलाके के बाहर वो शायद नहीं कर पाएगी। पर वो मोमो को एक तरीका बताती है जिससे वो ओकारुन का बनाना टर्बो ग्रैनी से वापस जीत सकते हैं और वो है उसे उसके इलाके से बाहर ले आना, जो वो तभी कर पाएंगे अगर वो उसके साथ टैग या कहें पकड़म पकड़ाई का गेम खेलें। पर इसके लिए उन्हें टर्बो ग्रैनी से तेज होना होगा और एक बार ये उसे उसके इलाके से बाहर ले आए तो वो दोनों खुद भी उसे आराम से हरा पाएंगे। वेल ये इम्पॉसिबल था क्योंकि टर्बो ग्रैनी से रेस में जीतना कोई चांस ही नहीं है, पर सेंटा उन्हें इस चीज के लिए ट्रेन करेगी। इसके बाद सेंटा चली जाती है और ओकारुन उसकी दादी को देखकर कहता है क्या माल है यार। माता क्यों
इधर सैंटा न्यूज देख रही होती है और उसे पता चलता है कि जिस आइडल के साथ उसने इंटरव्यू किया था वो असल में 27 साल का है और सैंटा ने जो भी प्रेडिक्शन की थी वो सारी सही थी। मजा आ रहा है मेरा जूस कहाँ गया। अगले दिन ओकारुन रनिंग प्रैक्टिस करने लगता है और मोमो से ट्रांसफॉर्म होने से रोक रही थी। इस दौरान सैंटा उससे पूछती है कि आखिर वो उसे कंट्रोल कैसे कर पा रही है, जिस पर मोमो उसे बताती है कि वो अच्छे और इविल ऑरा को देख सकती है और उसे सप्रेस कर सकती है और उसकी साइकिक पावर्स अब उतनी पावरफुल नहीं है जितना अवेकनिंग के टाइम थी। अब क्योंकि मोमो ओकारुन को सिर्फ देखकर कंट्रोल में रख सकती थी, इसीलिए सैंटा उसे आंखें बंद करके प्रैक्टिस करने को कहती है, जिसमें वो ऑफ कोर्स फेल हो जाती है। इधर बेचारा ओकारुन अपनी सुसु को बहुत देर से रोके हुए था, इसीलिए वॉशरूम की तरफ भागता है, पर मोमो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम हमारे घर में ये सब नहीं कर सकते। पर ओकारुन किसी तरह बचते हुए वॉशरूम तक पहुंच ही जाता है। वो एम्बैरेस्ड है क्योंकि कौन भला इंसान सुसु या पोटी करेगा एक लड़की के सामने होते हुए। खैर सैंटा मोमो से उसकी पावर्स के बारे में बात करते हुए कहती है कि जैसा मोमो ने पहले बताया उसकी पावर अवेकनिंग के टाइम सबसे ज्यादा थी और अब वो पावर्स सील हो चुकी हैं और अगर उन पावर्स को बाहर निकालना है तो उसे इसकी ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें बहुत वक्त लग सकता है। नजर हटी दुर्घटना घटी। ओकारुन को टर्बो ग्रैनी ने मौका देखते ही फिर से पजेस कर लिया था। मोमो देखती है कि उसकी दादी की नाक से खून आ रहा है और वो अपने सेंसेस में नहीं है। टर्बो ग्रैनी रिवील करती है कि उसका श्राप एक से दूसरे में फैलता है। अब क्योंकि ओकारुन ने सैंटा को देख लिया था इसीलिए वो भी टर्बो ग्रैनी के रडार में आ गई थी और वो चाहे तो उसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मार सकती है। और आज रात को ही मोमो और ओकारुन को टनल में इनवाइट करती है। अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है और सैंटा देखती है कि उसकी नाक और कान से खून बह रहा है। टर्बो ग्रैनी के प्रेजेंस से घर में लगा हुआ तालिस्मान भी लाल हो चुका था। अब रात को सैंटा ओकारुन और मोमो को ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना देती है जो टर्बो ग्रैनी के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ वेस्ट का काम करेंगी। सैंटा मोमो को हक करती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों मेट्रो पकड़ के टनल की तरफ निकल पड़ते हैं। मोमो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है क्योंकि उसने उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और वो टर्बो ग्रैनी से इसका बदला लेकर रहेगी। खैर वहां पहुंचने से पहले शर्म की वजह से मोमो अपनी ड्रेस निकाल देती है, जिसके लिए ओकारुन मना भी करता है, पर मोमो ठहरी मोमो और ओकारुन पहुंच जाते हैं टर्बो ग्रैनी की टनल के बाहर, जहां ओकारुन लेडीज फर्स्ट कह के उसे आगे चलने के लिए कहता है। दोनों लड़ झगड़कर जैसे तैसे टनल में एंटर हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। मोमो कहती है हमने उस जायंट एलियन को हराया है तो हम टर्बो ग्रैनी को भी हरा ही देंगे। तभी ये सामने एक बड़े से हेड को देखते हैं और पीछे मुड़ने पर एग्जिट पर भी एक और हेड को देखते हैं। ये टर्बो ग्रैनी थी। ग्रैनी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगती है। मोमो बैग से बेसबॉल बैट निकालकर उसकी आंख में मारती है पर वो उन्हें अपनी आंखों से चबा डालती है। ओकारुन कहता है कि तुम मेरी ट्रांसफॉर्म होने में मदद करो फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओकारुन जिस स्पीड से ट्रांसफॉर्म होता है उसी स्पीड से रिवर्ट भी हो जाता है। मोमो देखती है कि ओकारुन के कर्ज का ऑरा अब गायब हो चुका था। ग्रैनी बताती है कि मैंने इसका बनाना इसे वापस लौटा दिया है, जिसका मतलब है कि अब ये कर्ज्ड नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे कर्ज को इस तरह यूज करोगे, पर अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। जैसा ये टर्बो ग्रैनी का निवाला बनने वाले होते हैं, मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि उसे पकड़म पकड़ाई के गेम के लिए चैलेंज करना होगा। इसके लिए इन्हें बस उसे चिढ़ाना होगा। मोमो ऐसा ही करती है और कहती है कि अगर हिम्मत है तो हमें रेस में हरा कर दिखाओ। और ग्रैनी रुक जाती है और कहती है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे भी इसके बाद मैं तुम्हें खाने ही वाली हूँ। ग्रैनी इनसे फिनिश लाइन पूछती है तो मोमो बताती है कि कोई फिनिश लाइन नहीं होने वाली, तुम्हें हमें पकड़ना है, अगर ऐसा कर लिया तो तुम जीती। मोमो उसे 10 मिनट तक गिनती करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ग्रैनी 10 मिनट की बजाय 1 से 10 तक गिनती गाने लगती है। मोमो को उसकी गिनती करने का तरीका गलत लगता है, पर वो टनल से बाहर निकलने ही वाले थे, पर ग्रैनी काउंटिंग फिनिश करके रफ्तार पकड़ती है और मोमो को पकड़ लेती है। ओकारुन उसे बचाने की कोशिश करता है पर ग्रैनी कहती है कि उसकी बारी हो चुकी, अब तेरी बारी। इसके बाद वो उसके लिए भी गिनती गाना शुरू कर देती है, पर ओकारुन कहता है कि वो गलत तरीके से गिनती कर रही थी, ये चीटिंग है। जिस पर ग्रैनी कहती है मुझे गिनती कैसे करनी है, इसका कोई रूल नहीं था। ग्रैनी 10 तक फिर से काउंट कंप्लीट कर लेती है और उसे भी पकड़ने वाली होती है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट टाइम भी मोमो ने उसे बचाया था, इसीलिए इस बार वो उसे बचाने की सोचता है और ग्रैनी के बूवीज पर अटैक करके उन्हें शक करने लगता है। ग्रैनी उसे हटाने की कोशिश करती है पर वो नहीं हटा पाती क्योंकि उसने स्पिरिट प्रूफ वाले कपड़े पहन रखे थे जो उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद वो उसकी बॉडी में घुस के उसे पजेस कर लेती है और ड्रेस फाड़ देती है
है। इसके बाद वो मोमो को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो अपने आप को एक बड़े से हाथ से दबता हुआ महसूस करती है। अब क्योंकि ग्रैनी की स्पिरिट कंप्लीटली ओकारुन के अंदर थी और मोमो उसके ऑरा को एक फॉर्म में महसूस कर सकती थी, इससे उसके लिए आसान हो जाता है। ग्रैनी मोमो पर अटैक कर देती है, लेकिन मोमो उसे कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बाद ओकारुन भी ठीक हो जाता है। लेकिन ग्रैनी की स्पिरिट अभी भी ओकारुन की बॉडी में थी। अब यहाँ की लोकेशन बाउंड स्पिरिट यानी कि वो स्पिरिट जो इस जगह से जुड़ी हुई थी वो आती है एक क्रैब की फॉर्म में, और वो ग्रैनी को उनसे छुड़ाने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। ओकारुन पूछता है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़ा क्यों है, जिस पर मोमो कहती है कि उसकी दादी के अकॉर्डिंग स्टिक्स की नदी को पार करने के लिए मरे हुए लोग अपने आप को केकड़े में बदल लेते हैं। ये एक रेफरेंस है ग्रीक माइथोलॉजी से। खैर केकड़े से पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें उससे तेज भागना होगा, इसीलिए मोमो ओकारुन को फिर से ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती है और फुल थ्रोटल में भागने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों पास ही की सिटी शोनो में आ जाते हैं। क्रैब भी इनके पीछे ही था। ये क्रैब को आउट रन करके एक हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं, जहाँ क्रैब तबाही मचाने लगता है, पर आम लोग क्रैब को नहीं देख पा रहे थे। खैर मोमो मौका देखकर पाइप तोड़ देती है, जिससे गर्म पानी की वजह से केकड़े की मसल्स टाइट होने लगती हैं और इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। बाहर आने पर इन्हें बहुत सारे पजेस्ड लोग इनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। ग्रैनी रिवील करती है कि पास ही में एक कब्रिस्तान है, जहाँ की स्पिरिट्स की मदद से मैंने आम लोगों को पजेस कर लिया है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। चारों तरफ से घिरा देखकर मोमो फिर से ओकारुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर स्टेमिना नहीं बचा है। इस पर मोमो कहती है कि उसे ट्रांसफॉर्म होना ही होगा, वरना इन दोनों की लगने वाली है। ओकारुन बचा कुछ स्टेमिना इकट्ठा करता है, जिसके बाद मोमो और ओकारुन अपनी पावर यूज करके इनके बीच से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों आसमान की ऊंचाइयों में होते हैं। मोमो इस दौरान मेट्रो को देखती है और ओकारुन फिर से अपनी फॉर्म में आ चुका था। इससे पहले कि इनकी चटनी बन जाए, मोमो से वापस से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और ये जैसे तैसे लैंड कर जाते हैं। ओकारुन कहता है मुझे नहीं लगता अभी के लिए मैं अब और ग्रैनी की पावर यूज कर भी पाऊंगा। तभी मोमो रियलाइज करती है कि जल्दबाजी में टर्बो ग्रैनी उसके हाथ से निकल गई। तभी ग्रैनी आकर दोनों को किक मारती है और कहती है खेल खत्म हुआ। इसके बाद वो क्रैब के साथ फ्यूज हो जाती है और कहती है भागो, मैं फिर से तुम्हारे लिए गिनती गा देती हूँ, बताओ इस बार कितनी गिनती गानी है। इस पर मोमो कहती है कि 1 सेकंड काफी होगा। इसके बाद वो आती हुई मेट्रो को अपनी पावर से ग्रैब कर लेती है, जो अगली सिटी की तरफ तेजी से जा रही थी। मोमो ग्रैनी से कहती है कि तुम हमें नहीं पकड़ पाओगी क्योंकि मेट्रो की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, जबकि तुम्हारी टॉप स्पीड 100 किलो ग्रैनी के हिसाब से 100 किलोमीटर पर आवर है। पर ग्रैनी मेट्रो की स्पीड को पकड़ लेती है और ऑन बोर्ड आ जाती है। वो कहती है कि मेरी टॉप स्पीड भले ही 100 किलोमीटर पर आवर है पर कंसिस्टेंट है, जबकि मेट्रो को मोड़ पर धीमा होना ही पड़ता है। अब तो तू गई। पर मोमो कहती है गई तो तू। इसके बाद वो अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है। कामिगो सिटी के बॉर्डर पर मोमो की दादी ने पहले ही ट्रैप सेट कर दिया था। टर्बो ग्रैनी बच निकलने की पूरी कोशिश करती है पर अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। तभी ग्रैनी ट्रैप से टकरा जाती है और जलकर राख हो जाती है, जिस प्रोसेस के दौरान मोमो कई सारी स्कूल गर्ल्स की स्पिरिट्स को भी देखती है। खैर अब ये दोनों अपने टाउन पहुंच जाते हैं। अगले दिन ये सब टनल के बाहर भटकी हुई स्पिरिट्स की शांति के लिए जाते हैं, जहां मोमो की दादी सेको बताती है कि इस टनल के बाहर कई स्कूल की लड़कियों को उनके साथ गलत करके फेंका गया है और टर्बो ग्रैनी अक्सर इसी तरह की जगह पर आती थी ताकि उन भटकी हुई आत्माओं को दिलासा देकर और मूव ऑन करने में हेल्प करे। पर उसने इंसानों की लाइफ में दखल देना ज्यादा शुरू कर दिया, जो किसी भी स्पिरिट को नहीं करना चाहिए। एंड सेम गोज विद ह्यूमंस, उन्हें भी स्पिरिट्स की लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। खैर ये लोग अब घर वापस लौट आते हैं। मोमो और सेको डिनर में क्रैब खा रहे थे और बड़े पीस के चक्कर में लड़ रहे थे, जिसे देख ओकारुन उन्हें अपना हिस्सा दे देता है। इसके बाद सेको ओकारुन से उसका बनाना दिखाने को कहती है, क्योंकि वो भी कंफर्म करना चाहती है कि सच में उसका बनाना उसे वापस मिला भी है या नहीं। पर जैसे तैसे ओकारुन उससे पीछा छुड़ाता है। खैर डिनर के बाद मोमो ओकारुन को गुड बाय कहती है और ओकारुन भी उसे गुड बाय कहकर जाने लगता है। ओकारुन को गुड बाय सुनकर इस बात की चिंता है कि वो अब कभी बात करेंगे या नहीं, या एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। पर तभी मोमो उसे आवाज लगाती है और कहती है कल मिलते हैं, जिसे सुन ओकारुन खुश हो जाता है और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी नेक्स्ट 4 एपिसोड आते ही मैं उन्हें भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।